नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा की हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार बनाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के अपने कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए साल के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने साल 2022 की उपलब्धियां बताई और 2023 के लिए सरकार का लक्ष्य क्या है ये भी प्रदेश की जनता के सामने रखा। रिपोर्ट आप देखिए। नए साल का आगाज हो चुका है। इसी उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक जनसंवाद कार्यक्रम किया और प्रदेश की जनता को नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं दी। 2022 का वर्ष एक प्रकार से ऐसा कह सकता हूं कि बहुत ही हमारा ये मिला जुला वर्ष रहा है और इस वर्ष के आज बीतने के बाद नव वर्ष खुशियां भरा ये वर्ष आए, ऐसी मैं कामना करता हूं और इस नव वर्ष की बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये वर्ष भर की यात्रा जब शुरू की थी तब इसी प्रकार से नव वर्ष की भांति शुरू की थी और लगातार आज वर्ष भर की सब बातें विचार करते हैं तो ध्यान में आता है इस यात्रा में बहुत से ऐसे पड़ाव आए, बहुत से सज्जन पुरुष मिले, बहुत साथी मिले, मित्र मिले, साथी सारथी हुए और बहुत सी चुनौतियां भी आई, बहुत से विरोधियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हम भरपूर उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को लेकर हम आगे निरंतर बढ़ते रहे हैं। आज हमें संतोष है कि उन बाधाओं के बावजूद, विरोधियों से चुनौतियों मिलने के बावजूद हम सफलतापूर्वक यहां तक बढ़े हैं और आगे 2023 में वर्ष भर की यात्रा फिर से हमने शुरू की है। जैसा हम जानते हैं कि 2020 और 2021 ये कोविड का एक 2 साल का वर्ष, लेकिन 2022 में भी भले ही कम मात्रा में रहा हो, लेकिन ये चुनौती लगातार बनी रही है। आज भी ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। हमने इसके इलाज के लिए, हर व्यक्ति के इलाज के लिए और जो टीकाकरण किया, जिस प्रकार से देश भर में एक सफलता मिली, उस काम को हम लगातार करते रहे और अपने कर्तव्य से कभी हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हम सब लोग कर्तव्य की भावना से लगातार काम करते हैं। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं कि जब गीता के श्लोक कर्तव्य के नाते से जब मैंने पढ़े, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो और कभी भी फल की बहुत चिंता न करो। इस पथ पर जो लोग बढ़ते हैं वास्तव में उनको संतोष भी होता है, आनंद भी प्राप्त होता है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने साल 2022 की उपलब्धियां बताई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कही। साथ ही प्रदेशवासियों को स्वस्थ बनाने के लिए निरोगी हरियाणा प्रोग्राम का जिक्र भी किया। 2014 में सत्ता में आए थे, उसी समय मन में विचार किया था कि जो भ्रष्टाचार है ये एक ऐसा रोग है, ऐसा ये कैंसर है कि जिसको समाप्त किए बिना हम समाज को स्वस्थ समाज ये करना शायद हमारे लिए बड़ा कठिन है। तो हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसमें सबसे बड़ा जो एक लोक जागरण का कार्यक्रम था वो भी हमने शुरू किया। हमने अपने अधिकारी, कर्मचारी, अपने नेता, इन सबके मन में भी एक बात डाली कि आखिर हमको सेवा भाव से काम करना चाहिए, हमको सेवक बन करके और हमें जनता को अपना परिवार मान करके ये काम करना है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, उसी को लेकर के और हम आगे बढ़ते रहे हैं। हमारे सामने चुनौती थी कि किस प्रकार से गरीब परिवारों का, उनका जीवन ये सुखी कैसे किया जाए। टारगेट रखा कि 1 लाख गरीब परिवार, इनका परिवारों का जो अंत्योदय उत्थान का कार्यक्रम ये करें। हमें उसमें सफलता मिली है, हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन के काम ये भी हमने उसके अंदर और आगे बढ़ाया है। उस व्यवस्था परिवर्तन से भी हम लोग
इस भ्रष्टाचार की इस एक प्रकार से इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमको सफलता मिली है। हम लोग लगातार सरकार के जो काम हैं उसको करने के लिए हम आगे कर रहे हैं और सरकार के काम करते करते चाहे विकास के काम हैं, विकास के काम में ढेरों हमारी जो उपलब्धियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धियां हैं, चाहे वो हमारे जो विद्यालय हैं, चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे शिक्षा के भवन हैं, चाहे हमने अस्पताल खोले हैं अथवा रेलवे के केंद्र सरकार की सहायता से रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स लिए हैं, मेडिकल कॉलेज जगह जगह खोले हैं। तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हमने लगातार बढ़ाया है और केवल इतना मात्र ही नहीं, तो हमने इसके साथ साथ लोगों की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए भी काम किया है। शिक्षा है एक बहुत बड़ा एक ये चुनौती हमारे लिए थी कि सेवाओं के काम में यानी कैसे हम आगे बढ़ें, बालकों की शिक्षा का स्तर ये कैसे आगे बढ़े। आपको ध्यान में होगा कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने लगभग 7 लाख टेबलेट्स यानी बच्चे को आईटी का उपयोग करके किस प्रकार वो अपनी पढ़ाई आगे कर सकता है, 7 लाख टेबलेट्स हमने बांटे हैं। इतना बड़ा कार्य शायद किसी और प्रदेश में कभी हुआ नहीं, किसी दुनिया के देश में भी नहीं हुआ है। अब उसके आधार के ऊपर हमारा 10वीं का 11वीं 12वीं का जो बच्चा है वो यानी जैसे कोविड के अंदर कठिनाइयां पैदा हुई थी कि विद्यालय में जा भी नहीं सकते थे, लेकिन जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक प्रकार से हमारी उस चुनौती में से निकला हुआ एक अच्छा रास्ता कि हमने आईटी के माध्यम से पढ़ाई अपनी शुरू की, ऑनलाइन कक्षाएं लगी और टेबलेट के माध्यम से आज बच्चा घर बैठे भी अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकता है। हमने विद्यालयों का स्तर ऊंचा करने के लिए नई संस्कृति मॉडल स्कूल की जो योजना बनाई उसमें भी 500 स्कूल हमारे चल रहे हैं। हमने बच्चों के मासिक टेस्ट ये शुरू किए हैं ताकि हमारे बच्चों की जो शिक्षा का स्तर है वो किस प्रकार आगे बढ़े और आज मुझे संतोष है कि शिक्षा के अंदर हम देश के बाकी राज्यों की तुलना में काफी आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य हर व्यक्ति का यानी पहली बात तो बीमार न हो उसके लिए भी तरह तरह के हमने आयुष के नए नए जो प्रावधान किए हैं, हमने आयुर्वेद के बड़े बड़े जो संस्थान खोले हैं ताकि व्यक्ति बीमार भी न हो, उसका खान पान रहन सहन शारीरिक व्यायाम कैसे अच्छा हो। गांव में पार्क और व्यायामशालाएं ये बनाई हैं, वेलनेस सेंटर्स ये हमने खोले हैं और इस आयुर्वेद पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के कोर्सेज भी शुरू किए हैं। लेकिन यदि बीमार होता है व्यक्ति तो उसका इलाज भी ठीक से होना चाहिए। अस्पतालों की वृद्धि की, हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल ये हमने खोलने की योजना बनाई है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, इसका लगभग सब जिलों के अंदर शिलान्यास अथवा निर्माण कार्य ये शुरू हो गए हैं। आने वाले 3 या 4 वर्ष के अंदर सब जिलों में मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से ये चल पड़ेंगे। लेकिन गरीब व्यक्ति इसकी भी बहुत बड़ी एक चिंता देश के प्रधानमंत्री जी को भी रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना करोड़ों लोगों के लिए, क्योंकि इलाज बहुत महंगे हो गए हैं और अपने नियर एंड डियर को, अगर अपने प्यारे को, मित्र को, परिवार को यानी परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए वो लेकर के जाता है तो उसकी मजबूरी होती है कि ज्यादा पैसा वो खर्च नहीं कर सकता। ऐसे हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा ये प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से चलाया। हमें लगा कि प्रदेश में मात्र 15 लाख लोग ही इसमें परिवार इसमें कवर होते हैं, लेकिन जब गरीब की पहचान की गई तो ये संख्या कहीं ज्यादा है। तो 28,89,000 अर्थात 29 लाख परिवारों को हमने उसमें नई योजना चिरायु हरियाणा बना करके और उसको लागू किया है ताकि हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ ये उसको मिल सके। तो ऐसे चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे उसकी सुरक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में ठीक रहे, हम हर व्यक्ति को सुरक्षित रख सके और खास करके सामाजिक सुरक्षा ये भी चिंता का एक विषय है। वित्त मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब लोगों की चिंता करते हुए कहा कि सरकार का दायित्व है कि गरीब लोगों की मदद की जाए। की है कि जो गरीब आदमी है वो कई बार मुख्य धारा में आने में उसको बहुत समय लगता है, तो उसकी सहायता करनी पड़ती है। सहायता उसकी करें जिसकी आय कम है, तो कम आय के लोगों की सहायता करना ये सरकार का दायित्व बनता है। और जो मध्यम आय के लोग हैं जो अपने पैरों पर अपने आप चला सकते हैं, उनसे न कुछ देना होता न लेना होता है। जो गरीब परिवार है सरकार का दायित्व उनको कुछ दिया जाए।
मध्यम परिवार के जो लोग हैं उनसे न दिया जाए न लिया जाए, और जो उच्च कोटि के ऐसे उच्च आय वर्ग के लोग होते हैं उनसे सरकार की योजना होती है कुछ लिया जाए। तो किसी से लेना है, किसी को देना है, कुल मिलाकर ये लेने देने का जो हिसाब है इसको बराबर रखना होता है। आपको मालूम है कि वर्ष में सरकार के पास एक समय आता है जब कुछ लोगों से लिया है, कुछ लोगों को दिया है और कुछ विकास के कामों में पैसा लगा है, ये सब मिलाकर और हम लोग उसका एक बजट बनाते हैं, हिसाब किताब बनाते हैं। संयोग से मैं चूंकि वित्त मंत्री भी हूं, तो वित्त मंत्री होने के नाते से ये बजट बनाने का काम 3 वर्ष पहले भी मैंने किया है, इस वर्ष भी मेरी ओर ये दायित्व आया है। अब जनवरी महीने के बाद ये जो बजट बनाने का काम शुरू हो जाएगा, तो उस बजट का आदर्श बजट यही है कि जितना हमारे पास आ रहा है उतना खर्च किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि खर्च ज्यादा होता है विकास के कार्यों में अथवा सेवाओं के अंदर। जब खर्च ज्यादा होता है, आय कम होती है, तो उस समय कुछ कर्ज भी लेना होता है। अब समस्या आती है, कठिनाई आती है विपक्ष की ओर से। विपक्ष जब कभी किसी को लेना होता है तो तब कहते हैं नहीं, इसे नहीं लेना चाहिए, और किसी को देना होता है तो कहते हैं कम दिया जा रहा है और दिया जाए। तो ज्यादा दिया जाए, कम लिया जाए तो कर्ज बढ़ेगा, और जब कर्ज लिया जाए तो विपक्ष चिल्लाता है कि नहीं, कर्ज बहुत बढ़ गया है, कर्ज बहुत बढ़ गया है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, दोनों चीजें तो नहीं चल सकती। या तो इसका संतुलन बैठाना पड़ेगा, जिनको देना है तो आएगा कहां से, ये भी विपक्ष को विचार करना चाहिए, सबको विचार करना चाहिए। और जहां से आया है वो जितना भी ज्यादा आ सकता है उसको ज्यादा खर्च करके हिसाब उसको बराबर रखा जाए। जो कमी पूर्ति है उसका कर्ज, जो हमें एक प्रकार से संवैधानिक तौर तरीकों से या हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या भारत सरकार के नियमों से जितना हमें अलाउ है उतना हम लेते हैं, उससे ज्यादा कभी लेते नहीं है। अभी भी हमारा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, इस मामले में आसपास के बाकी सब प्रदेशों से बहुत अच्छी स्थिति में है। हम इसका संतुलन जो है वो बना करके रखते हैं। तो इस नाते से इस विषय पर भी हमको एक विचार करके आगे जरूर बढ़ना होता है, जिसको हम बढ़ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को आश्वस्त किया कि जिन पात्र लोगों का राशन कार्ड गलत कटा है वो जनवरी 2023 में ठीक करके बकाया राशन का भुगतान उन्हें किया जाएगा और गलत ढंग से काटने वाले अधिकारियों या फिर कर्मचारियों से इसका हर्जाना वसूला जाएगा। उसमें हमें मिल चुके हैं, और जो परिवार पहचान पत्र इस विधा का उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। जब कोई नई चीज शुरू की जाती है तो निश्चित रूप से उसका हमें कभी कभी कठिनाई भी आती है, और उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम समय समय पर सब प्रयत्न करते हैं। मैं मानता हूं कि इसमें जो आने वाली कठिनाई है जनता इसमें सहयोग करेगी, और उसके अंदर जो भी ठीक किया जाएगा अगले 1 महीने के अंदर परिवार पहचान पत्र के सारे विषय को इसको ठीक करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। हम लोगों ने स्थान के ऊपर चाहे एडीसी ऑफिस हो अथवा अन्य जगह पर भी कैंप लगाए हैं कि जिस किसी को लगता है कि गलती से मेरा परिवार पहचान पत्र के कारण से राशन कार्ड कटा है, तो उनको राशन कार्ड बनवाने के लिए वहां जाना चाहिए। हाँ, जाने के बाद यदि वास्तव में ठीक कटा है तो संतोष भी करना चाहिए, क्योंकि इस पिछले वर्षों में 12-14 वर्ष से पहले कार्ड कभी बने होंगे, एक बार बनते हैं वर्षों तक उसका कोई हिसाब किताब लगाता नहीं था। लेकिन अब हमने हिसाब लगाया है कि जिस परिवार में कोई नौकरी लग गई है उस परिवार को राशन कार्ड पर राशन, गरीब का राशन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अगले साल राज्य सरकार का क्या कुछ लक्ष्य रहने वाला है वो भी प्रदेश की जनता के सामने रखा और बताया कि प्रदेश के करीब 1 लाख युवाओं को कौशल युक्त करके विदेश में रोजगार दिलवाना भी प्रमुख लक्ष्य है। आगे बढ़ाएंगे और इन उपलब्धियों के आधार पर, इन अनुभवों के आधार पर अगला 2023 का वर्ष, ये 2023 का वर्ष और कैसे सुखी हो इसकी भी हम जरूर चिंता करेंगे। अब 2023 के वर्ष में बहुत से हमको ये काम करने हैं, और उन कामों के अंदर जैसे भर्तियां हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी और डी की भर्तियां, ये सीट यानी सीईटी के माध्यम से, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से हम करेंगे। हमें किसी की भी स्वार्थ पूरे करने की आवश्यकता नहीं है। हम इन सेवाओं को कैसे आपके घर पर पहुंचाए इसका करेंगे। किसान बंधु जो अपनी जमीन को लेते हैं उनके डिजिटल रिकॉर्ड, इनको हम ठीक करेंगे, इसमें भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने देंगे। स्वास्थ्य सेवाएं,
ये आपके घर तक कैसे पहुंचे, इसको अधिक से अधिक कैसे बनाएं, ये हम पूरा करेंगे। रोजगार के नाते अधिक से अधिक लोगों को रोजगार कैसे मिले, 1 लाख नौजवानों को हम विदेश भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको विदेश भेजा जाए। और किस प्रकार से जिसकी स्किलिंग, जिसका हुनर, उसकी आवश्यकता है, उसका भी विकास हम करेंगे। तो इस रोड मैप के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां सभी प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई दी, तो वहीं प्रदेश की उन्नति की कामना भी की और साल 2023 के लिए अपना मिशन भी साफ किया कि किस तरह से प्रदेश के विकास को और रफ्तार देनी है। नए साल के आगाज पर हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने हरियाणा निवास में मिलेट्स का ब्रेकफास्ट आयोजित किया। इस मौके पर खास तौर पर प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब हरियाणा भी मोटे अनाज के भोजन को बढ़ावा दे रहा है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर नए साल के मौके पर आईएएस एसोसिएशन की ओर से मिलेट्स ब्रेकफास्ट रखा गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुबह का ब्रेकफास्ट प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। इससे पहले भी कृषि मंत्री जेपी दलाल हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कृषि अधिकारियों और विधानसभा में विधायकों को मिलेट्स का भोजन करा चुके हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डिपो पर बाजरा सर्दियों में 3 महीने उपलब्ध करवाया जाता था, अब इसे 5 महीने उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों और कई संस्थानों में जहां सामूहिक भोजन बनता है, वहां भी मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मोटे अनाज के प्रसार के लिए हर संभव प्रयास करेगी। देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस विषय को आगे बढ़ा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में ये पास कराया कि 2023 का वर्ष ये मिलेट ईयर होना चाहिए। स्वाभाविक है, मिलेट का खाने का अभ्यास लोगों का जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना अभी जो चीज़ें देखने जा रही हैं, केमिकल्स के द्वारा पैदा होने वाली फसलों का जो दुष्परिणाम होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो कम होंगे, शरीर स्वस्थ होगा, बीमारियों से दूर होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी अनुभव आता है कि बीमारियों को दूर करने के लिए, बीमार होने के बाद अगर हम खाना पीना अपना ठीक कर लेते हैं बहुत जल्दी, और हमारा जो है ठीक खाने पीने से, मिलेट जैसे इस प्रकार के मोटे अनाज से, ऑर्गेनिक जो हमारी फसलें हैं उसके उपयोग करने से बीमारियां भी दूर जाती हैं। हम हरियाणा में इस प्रकार के प्रयोग आगे करने जा रहे हैं। हमारे जो वेलनेस सेंटर्स हैं, लगभग 1000 वेलनेस सेंटर्स अब जल्दी पूरे हो जाएंगे। वहाँ पर आयुष के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से हम वहाँ की जो डाइटिशियन के कुछ कोर्स करने के बाद लोगों को आग्रह करेंगे कि अपने खाने पीने का जो स्वभाव है, अपनी आदतें, अपना व्यवहार, उस नाते से वो ठीक करें ताकि बीमार होने से भी बचें। पीडीएस में जैसा अभी तक 3 महीने हम बाजरे का और मक्के का ये जो वितरण करते थे, उसकी जगह 5 महीने के लिए तय किया है कि इस वर्ष से 5 महीना जो सर्दियों के महीने हैं, इन 5 महीनों में बाजरा, मक्की ये भी पीडीएस पर बांटा जाएगा। हरियाणा सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देगी। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन के साथ साथ फसल उगाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर खादर अली के साथ मिलकर प्रदेश सरकार कार्यशाला और शिविर लगाएगी। इसके अलावा सरकारी पर्यटन केंद्रों में मेन्यू में भी मोटे अनाज को शामिल करने की तैयारी है। जल्द ही इस पर भी सरकार नीति बनाने जा रही है। हरियाणा में मुख्य रूप से बाजरे की फसल को ही मोटा अनाज के रूप में उगाया जाता है। ज्वार, बाजरा पोषक अनाज से अपार संभावनाएं हैं। यह गेहूं और चावल की तुलना में कम कार्बन अपशिष्ट के जरिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। हरियाणा में मोटे अनाज को बढ़ावा देने और प्रदेश का हर नागरिक सेहतमंद रहे, इसके लिए सुपरफूड मिलेट्स को हर घर की पसंद बनाने के लिए सरकार की कोशिश जारी है।
वहीं यमुनानगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने ऐलान किया कि कालका से कलेसर तक सर्किट बनाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। और भी काफी सारी रोचक और प्रमुख घोषणाएं इसके अंदर शामिल हैं। क्या कुछ है, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। नए साल के पहले दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के लोहगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की कहानी शौर्य, संत, सेनापति और बलिदान की कहानी है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा लेकर धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने ही जमीन का हक किसानों को दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आगे सीएम ने कहा कि ट्रैकिंग के नजरिए से इस इलाके को विकसित किया जाएगा। पिंजौर में फिल्म सेंटर बनाया जा रहा है। इस स्मृति स्थल से 300 साल पहले का इतिहास दोबारा जागृत करेंगे। साथ ही कई और परियोजनाओं को यहां एक साथ लाकर मिनी शहर के रूप में इस जगह को विकसित करेंगे। मंत्रा देवी मंदिर के लिए रोपवे का रास्ता भी विकसित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हरियाणा सरकार कालका से कलेसर तक सर्किट बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देगी। हमारे लिए जो चुनौती है वो चुनौती इस प्रदेश में, वैसे तो देशव्यापी भी ये है, लेकिन प्रदेश के अंदर हमको बहुत बड़ी चुनौती वो भ्रष्टाचार की एक सामना इसका करना पड़ा। ठीक हम जब 2014 में सत्ता में आए थे, उसी समय मन में विचार किया था कि जो भ्रष्टाचार है ये एक ऐसा रोग है, ऐसा ये कैंसर है कि जिसको समाप्त किए बिना हम समाज को स्वस्थ समाज ये करना शायद हमारे लिए बड़ा कठिन है। तो हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसमें सबसे बड़ा जो एक लोक जागरण का कार्यक्रम था वो भी हमने शुरू किया। हमने अपने अधिकारी, कर्मचारी, अपने नेता, इन सबके मन में भी एक बात डाली कि आखिर हमको सेवा भाव से काम करना चाहिए, हमको सेवक बन करके और हमें जनता को अपना परिवार मान करके ये काम करना है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। उसी को लेकर के और हम आगे बढ़ते रहे हैं। हमारे सामने चुनौती थी कि किस प्रकार से गरीब परिवारों का उनका जीवन ये सुखी कैसे किया जाए। टारगेट रखा कि 1 लाख गरीब परिवार, इनका परिवारों का जो अंत्योदय उत्थान का कार्यक्रम ये करें। हमें उसमें सफलता मिली है, हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन के काम ये भी हमने उसके अंदर और आगे बढ़ाया है। उस व्यवस्था परिवर्तन से भी हम लोग इस भ्रष्टाचार की इस एक प्रकार से इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमको सफलता मिली है। हम लोग लगातार सरकार के जो काम है उसको करने के लिए हम आगे कर रहे हैं और सरकार के काम करते करते चाहे विकास के काम है, विकास के काम में ढेरों हमारी जो उपलब्धियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धियां हैं, चाहे वो हमारे जो विद्यालय हैं, चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे शिक्षा के भवन हैं, चाहे हमने अस्पताल खोले हैं अथवा रेलवे के केंद्र सरकार की सहायता से रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स लिए हैं, मेडिकल कॉलेज जगह जगह खोले हैं। तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हमने लगातार बढ़ाया है और केवल इतना मात्र ही नहीं, तो हमने इसके साथ साथ लोगों की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए भी काम किया है। शिक्षा है एक बहुत बड़ा एक ये चुनौती हमारे लिए थी कि सेवाओं के काम में यानी कैसे हम आगे बढ़ें, बालकों की शिक्षा का स्तर ये कैसे आगे बढ़े। आपको ध्यान में होगा कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने लगभग 7 लाख टेबलेट्स यानी बच्चे को आईटी का उपयोग करके किस प्रकार वो अपनी पढ़ाई आगे कर सकता है, 7 लाख टेबलेट्स हमने बांटे हैं। इतना बड़ा कार्य शायद किसी और प्रदेश में कभी हुआ नहीं, किसी दुनिया के देश में भी नहीं हुआ है। आपको बताएं कि परियोजना के पहले चरण में किला, मुख्य गेट और 4 दीवारी का काम किया जाएगा। लोहगढ़ स्थित इस स्मृति स्थल को 20 एकड़ क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। स्मारक परिसर में पंजाब की महान किला वास्तुकला देखने को मिलेगी। इसके साथ ही लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर की ओर से बनाए गए नानक शाही सिक्के की स्थापना से प्रदेश द्वार की भी शोभा बढ़ेगी। संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म से लेकर अंतिम दौर तक के संपूर्ण जीवन का सार दिखाया जाएगा। संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन के इतिहास के साथ साथ नवीनतम तकनीकों के समावेश से आगंतुकों को एक नई दुनिया का आभास होगा।
चलिए, हरियाणा डायरी के हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।